हेलो एवरीवन, सो ये माई रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है। और आज की क्लास में हम 2022 में जो रीड का एग्ज़ाम हुआ था, ये लेवल 2 का एग्ज़ाम है और इसकी जो शिफ्ट थी वो थी थर्ड शिफ्ट। इसकी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को हम आज ही क्लास में सॉल्व करेंगे। इसके टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 30 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। हमारा पहला क्वेश्चन है, choose the correct modal auxiliary to fill the blank. You dash improve your spelling. नेसेसरिटी आपको बताना, मतलब नेसेसरली ये बात आपको बतानी है। शुड, मस्ट, कैन और माइट। जब किसी चीज़ को आपको नेसेसरी दिखाना है कि इस काम तुम्हें करना ही करना है, तो वहाँ पे क्या लगता है? मस्ट लगता है। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। तुम्हें अपनी स्पेलिंग इम्प्रूव करनी ही करनी है, तुम्हारे पास नो अदर चांस है। ठीक है, शुड का मतलब होता है चाहिए, एक सजेशन देने के लिए शुड यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। और कैन का मतलब होता है आपकी एबिलिटी कि तुम ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द गुड ऑफ एंटरिंग in negotiation with a man of straw. Here a man of straw means, अब इस man of straw का means क्या है? A man of no substance or consequence, a man who is made of straw, a man who is light in weight, a man who stayed here and there. So इसका जो right answer होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, a man of no substance and consequence. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोएम दैट हैज़ 14 लाइन्स इज यूजली कंबाइनिंग 10 स्लिप्स एंड अ फिक्स पैटर्न ऑफ राइम इज नोन एज। आप इसको 14 लाइन से याद रखिएगा कि 14 लाइन्स किस में होती है? स्टोन में। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टोनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द अप्रोच ऑफ अ पुलिसमैन द बुली sought a clean pair of heels. Here showed a clean pair of heels means, तो आपको बस ये बताना है कि showed a clean pair of heels का मीनिंग क्या है। Ready to clarify, he showed his shoes, ran away या walked away। शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील का मतलब है कि वो भाग गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैन अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू एलिगी। देखिए एलिगी क्या होती है? एक पोएम का टाइप है जिसमें मोस्टली डेथ की या फिर किसी भी बुरी खबर की या फिर सौरों की बात की जाती है। और सैड पोएम, हाँ ये तो सैड पोएम होती है। मॉर्निंग पोएम मतलब कि मॉर्निंग मतलब कि दुख से रिलेटेड भी होती है। इमोशनल पोएम भी होती है, लेकिन ये जॉयफुल पोएम नहीं होती। आपसे नोट वाला पूछा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द बाइलेबियल कॉन्सोनेंट्स। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, विच इज लेटरल कॉन्सोनेंट। आपको लेटरल कॉन्सोनेंट बताना है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द सिंबल ऑफ अंडरलाइन लेटर इन द वर्ड शिप। देखिए शिप, शाह की आवाज़ का जो हमारा सिंबल होता है वो क्या होता है? इस तरीके का। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड जूट। जूट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ज का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो हमारा सिंबल होता है वो होता है डी और इस तरीके से स। ठीक है, तो इसी के थ्रू आपको पता लग जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड वेदर। वेदर का आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल मे एंड माइट बी फ्लेक्सिबल। हु कोटेज दिस। तो इसकी किसकी कोटेशन है आपको बतानी है। वुड्स, वॉशिंगटन, विलियम वीक या फिर वाइटिंगस्टन। तो उसकी ये ना विलियम वीक की नहीं, सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन है वो बोनस क्वेश्चन था, इसमें सभी को नंबर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज। तो जो हमारे लर्निंग लैंग्वेज को सीखने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है? सबसे पहले हम लिसन करना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम स्पीक करना सीखते हैं, देन हम राइटिंग सीखते हैं और एंड में हम क्या, सॉरी राइटिंग नहीं, हम क्या सीखते हैं? रीडिंग सीखते हैं। फिर उसके बाद हम लास्ट में क्या सीखते हैं?
राइटिंग सीखते हैं। क्या सीखते हैं? राइटिंग सीखते हैं। तो देख लीजिए कहाँ है, पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग कहाँ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। आपको कम्युनिकेटिव अप्रोच का कौन सा एक एलिमेंट नहीं है ये बताना है। कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ प्रैक्टिकल इन यूज़। सही बात है कि जो हमारी कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है वो प्रैक्टिकली यूज़ में आती है। इसमें बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट होकर सिखाई जाती हैं चीज़ें। इट डेवलप द स्पीच एबिलिटी। सही बात है, ये हमारी स्पीच एबिलिटी को भी डेवलप करता है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन यूज़। अच्छा, अभी तो हमने पढ़ा था कि ये प्रैक्टिकल है यूज़ में, तो नॉट कैसे हो गया अचानक से? तो आपसे इन अप्रोप्रिएट वाला पूछा था, मतलब कि नॉट वाला पूछा था, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इट लेस स्ट्रीट ऑन द फंक्शन वैल्यू ऑफ द लैंग्वेज। क्योंकि हम रियल लाइफ से पढ़ के सिखाते हैं तो वैल्यू वगैरह तो बच्चे सीख ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। टीचिंग लैंग्वेज की एक लेटेस्ट एप्लीकेशन कौन सी है? स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, प्रोजेक्ट अप्रोच, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। देखिए, स्ट्रक्चरल, प्रोजेक्ट, इंडक्टिव, डिडक्टिव अप्रोच ये न्यू अप्रोच नहीं है, ये बहुत टाइम से चलती चली आ रही है। लेकिन जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है ये चाइल्ड सेंटर्ड है और न्यू अप्रोच है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले के ज़माने पे तो बस ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे फोकस किया जाता था। अब ये कहा जाता है कि नहीं भैया, बच्चे खुद अपने ज्ञान का निर्माण करें, ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग करें इस तरीके से। चूज वन ऑफ दीज विच इज़ नॉट अ रेमेडी टू रिजॉल्व द चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आपको नहीं वाला बताना है फिर से। प्रोवाइड सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड टीचर्स, बिल्डिंग रिपोर्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, यूज़ ओनली वन मेथड ऑफ टीचिंग। क्यों? वन की तो यहाँ पे बात ही नहीं होगी, हम जितनी मर्जी चाहें उतने मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बस अपनी चीज़ को देखते हुए, जो बच्चों को हम टीच करा रहे हैं वो देखते हुए कि हमें किस तरीके से अपने एम्स को प्राप्त करना है, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रेमिडियल टीचिंग। आपसे पूछिए कि जो ऑनलाइन रेमिडियल टीचिंग होती है उसका एक कौन सा एडवांटेज नहीं है। गिव अ सेंस ऑफ आइसोलेशन ऑफ द टू द लर्नर, elimination of barrier of time and space, it is cost effective, it instruction the instruction pace is flexible। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गिव अ सेंस ऑफ आइसोलेशन टू द लर्नर। अच्छा, ये सेंस दिखाते कि वो आइसोलेट हो गया एक जगह पे, ये उसका कोई भी अच्छा पॉइंट नहीं है, एडवांटेज नहीं है ऑनलाइन टीचिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रेमिडियल एजुकेशन। आपसे डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं। इट इज़ ईजी फॉर द स्टूडेंट टू नेविगेट इंफॉर्मेशन। ये डिसएडवांटेज नहीं, ये तो एडवांटेज है। नेक्स्ट है, नो टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, या फिर अ वेल डिज़ाइन ऑनलाइन कोर्स मेक इट ईजी, ये भी एक एडवांटेज है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन इज़ बेसिकली, ठीक है, हमारा कैसा होता है, जो इवैल्यूएशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस, ठीक है। CCE की बात की गई है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब ये कैसा होता है, फॉर्मेटिव इन नेचर एंड इन स्कूल बेस्ड, समेटिव इन नेचर एंड इन इज स्कूल बेस्ड, फॉर्मेटिव इन नेचर एंड स्कूल बेस्ड, समेटिव इन नेचर एंड टीचर बेस्ड। देखिए, कंटिन्यूस की जब बात होगी, लगातार इवैल्यूएशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये फॉर्मेटिव तो होगा, तो उसका नेचर कैसा है, फॉर्मेटिव है, और इसका जो बेस्ड है वो कैसा है, स्कूल में है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ मेरिट ऑफ ग्रुप इवैल्यूएशन। इसमें से कौन सी एक चीज़ ग्रुप एवोल्यूशन की क्या नहीं है, मेरिट मतलब कि विशेषता नहीं है या फिर गुण नहीं है। डिफरेंट लर्नर स्टाइल कैन नॉट बी इवेल्यूएट, इसके थ्रू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को इवेल्यूएट नहीं किया जा सकता, ये तो गलत बात है, हम कर सकते हैं। तो उसका पहला ही ऑप्शन एकदम सही हो गया। फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट लर्न इन कोऑपरेटिव मैनर एज दे हेल्प वन अनदर इन ग्रुपिंग। सही बात है कि बच्चे क्या होते हैं, कोऑपरेटिव मतलब सहयोग के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की मदद करते हैं।
अ हेल्दी कंपटीशन इन अ ग्रुप मोटिवेट देम टू लर्न। एक हेल्दी कंपटीशन बन जाता है, ये नहीं कि भैया मार काट करके आगे ही बढ़ना है उससे, नहीं, हेल्दी कंपटीशन बन जाता है जो कि स्टूडेंट को मोटिवेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करे या फिर सीखे। लर्न करने का ये मतलब नहीं है रोट मेमोराइजेशन करे, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखे, स्किल एक्वायर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेटिव इवैल्यूएशन। जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो हमारे एंड ऑफ द टर्म होता है और हम ये देखते हैं कि जो हमारे गोल फिक्स किए गए थे वो कितने अचीव हुए हैं या फिर कितने नहीं हुए। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन और इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस। देखिए इम्प्रूविंग की बात ही नहीं करता, एंड में तो रिजल्ट दे के चला जाता है, टाटा बाय बाय, तो क्या इम्प्रूव करोगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ अ शॉर्ट टर्म effectiveness or long term impact of deciding the adapting of a product or a process। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा। हमारे 81 से लेके 85 तक के जो क्वेश्चन है वो स्पेसेस पे डिपेंड है, तो पहले स्पेसेस को रीड कर लेते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल बाय पेरेंट्स इज ऑल्सो हार्मफुल इफ पेरेंट्स डू नॉट इम्पोज एनी कॉन्स्ट्रेंट ऑन द adolescents then they have a tendency to go astray and choose the wrong path and later become difficult to discipline. Such adolescents feel let down and think that nobody cares for them. Hence some discipline from parents is necessary। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डिसिप्लिन की बात की जा रही है कि बच्चों को एडोलसेंस मतलब कि जो उनकी किशोरावस्था होती है उसमें उन्हें थोड़ा डिसिप्लिन में रखना चाहिए, नहीं तो वो किस पे चले जाते हैं, रॉन्ग पाथ पे चले जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है डैश मे बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो एकदम प्रॉपर इसके लिए क्या होगा, डिसिप्लिन, एडोलसेंस, लैक ऑफ कंट्रोल, टेंडेंसी टू गो एस्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे डिसिप्लिन की बात हो रही है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिसिप्लिन। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस विद विच आर गिवन बिलो। डैश डैश एडोलसेंस एंड dash adolescent dash their friends feel let down and think that nobody cares for them। both and जैसे कि both adolescents and their friend, या फिर as या as, देखिए as तो आएगा नहीं, as adolescents as their friend कोई सेंस ही नहीं होना। so adolescents and their friend no, though and no, both adolescents and their friend, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ एडोलसेंस एंड देयर फ्रेंड फील दैट देम डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैव अ टेंडेंसी डैश टू गो एस्ट्रे डैश चूज द रॉन्ग पाथ। आपको अकॉर्डिंग बताना है पैसेज के। दे हैव अ टेंडेंसी नाइदर और नॉर, वो रॉन्ग पाथ चूज ही नहीं करते। अभी तो हमने पढ़ा था कि वो चूज कर लेते हैं। नाइदर नॉर का मतलब है ना तो ये ना तो वो दोनों में से कुछ ना कुछ कर लेते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू आइदर टू गो नेस्टी और चूज, या तो वो उस पर जाते हैं या फिर वो उसको चूज़ कर लेते, नहीं वो दोनों जगह गलत जगह जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। वो क्या करते हैं, नॉट ओनली गो टू एस्ट्रे बट ऑल्सो चूज द रॉन्ग पार्ट। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है adolescents as well as his friend dash let down and think that nobody cares for them, choose the appropriate word to fill in the blank। देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन हर पेपर में मैंने अभी तक देखा है रीड के। आपको लगेगा, आपको ये तो पता लग गया कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, लेकिन आप फील और फील्स में कंफ्यूज होंगे। आप सोचेंगे भैया यहाँ पे तो फ्रेंड्स लगा हुआ है तो मैं वर्ब में एज या ईएस नहीं लगाती हूँ। नहीं, आपको जो ये फर्स्ट सब्जेक्ट दे रखा है, फर्स्ट नाउन दे रखा है एडोलसेंस, आपको इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो एडोलसेंस के अकॉर्डिंग वर्ब में एस या ईएस जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा। एडोलसेंस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें एस या ईएस जुड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी, फील्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हर एक सेट में पूछा गया अभी तक रीड के। इफ़ अ गार्जियन डैश नॉट इम्पोज एनी कंस्ट्रेंट्स ऑन द एडोलसेंस they have a tendency to go astray, choose the correct option to fill in the blank। if a guardian does, ठीक है, does आएगा इसके साथ, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। does not, ठीक है, अगर have होता तो यहाँ पे imposed आता तो वो तो है नहीं, आर होता तो यहाँ पे ing फॉर्म आती, वो भी नहीं है, और डू और डज रह गया। आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि गार्जियन जो है सिंगुलर है,
तो उसके संग डू वो डज आता है, ठीक है, डज आता है सिंगुलर के संग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्ट्रेंजर एंड आंसर द क्वेश्चन। सो आपको बस मैं ये स्ट्रेंजर ही रीड करके दिखा रही हूँ, आपको बस इसमें राइम को बताना है किस तरीके से है। आप लास्ट वर्ड देख लीजिए, रोज़ प्राइड। रोज़ पहला वाला तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो ए होगा, स्मॉल ए लिखेंगे। रोज़ और प्राइड की क्या जो राइम है वो सेम है। रोज़ और प्राइड कितना अलग लग रहा है बोलने में, रोज़ और प्राइड बिल्कुल राइमिंग नहीं कर रहा है। तो आप अगर वो राइम करते तो आप फिर से ए को रिपीट कर देते, लेकिन वो राइम नहीं कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब क्या प्राइड और चूज़ राइम कर रहे हैं, नहीं, फिर से ये राइम नहीं कर रहे तो फिर हम ए लिख देंगे क्योंकि राइम नहीं कर रहे हैं। अगर राइम कर रहे थे तो हम बी लिख देते, रिपीट कर देते पहले वाला। चूज़ और प्राइड, चूज़ और प्राइड, सॉरी चूज़ और प्रोवाइड, क्या ये राइम कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं तो हम फिर से बी लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी ए पी। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज़। ठीक है, आपको यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, जहाँ पे भी एज आता है या फिर लाइक आता है आप आंखें बंद करिए और सिमली पे टिक लगा दीजिए। देखिए आंखें खोल के लगाइएगा, पता लगा OMS सीट में आप कहीं और भरा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक होगा, सिमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिचर्ड वॉज अ लाइन इन द फिगर फाइट, सॉरी। तो आपको फिर से यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी। तो यहाँ पे कौन सी होगी, अल्टरेशन। ठीक है, कि जो रिचर्ड था वो किसकी तरह लड़ा, एकदम लॉयन की तरह लड़ा। जब हम किसी लिविंग थिंग का किसी और चीज़ से कंपैरिजन करते हैं कि वो ऐसा है तो वहाँ पे अल्टरेशन आता है। सिमली में तो आपको पता है एज और लाइक लगता है, कंपैरिजन होता है। मेटाफोर में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पे एज और लाइक का उपयोग नहीं होता। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि हम किसी निर्जीव चीज़ को, लाइफलेस थिंग को बिल्कुल लिविंग थिंग की तरह शो करते हैं, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। अब लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन गिवन बिलो। प्राइड गोज फोर्थ ऑन हॉर्स बैक, ग्रैंड एंड ग्रे, बट कम बैक ऑन फुट एंड बिगिन इट पे। पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफोर या फिर नन। देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्राइड को एकदम इंसान की तरह दिखा दिया जा रहा है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। प्राइड तो निर्जीव चीज़ है, फीलिंग है, एक कुछ चलती फिरती चीज़ थोड़ी है। तो इसमें क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए। बेटी बोटर ब्राउट सम वाटर, विच फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द अबव लाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार बी 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 रिपीट हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में भी ऐसे ही क्वेश्चन था। अगर कोई भी एक लेटर बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगी, वहाँ पे होगी अल्टरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अल्टरेशन। अब यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए। बाय एंड हैव अ गुड डे।